हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब हेल्दी एंड सेफ हो गए। स्टैंडर्ड 9 मैथ्स क्लासेस नोबलवुड स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस पूछी हैं, तो वो सारी डेफिनेशंस मैंने पहले यहाँ पे लिख रखी है ताकि टाइम जो है वो हम बचा सके वीडियो में। सबसे पहले डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, लाइंस की बात है, मतलब कैसी लाइंस? तो एक से ज्यादा। वैसे तो आप पैरेलल लाइंस के बारे में जानते हो, स्टैंडर्ड 8 में हम स्टडी कर चुके हैं। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? लाइंस विच आर नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ऐसी लाइंस, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी लाइंस जो विच आर नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मैं एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन। इन दोनों को आप कितना भी एक्सटेंड करोगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। सो इसे कहेंगे पैरेलल लाइंस। अब मैं एक और ड्रॉ करूंगा, तो कोई बोलेगा सर ये भी पैरेलल लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैंने ऐसा नहीं बोला है, नेवर नॉट इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट कहा है। क्या कहा है? नेवर इंटरसेक्ट। अब देखिए, इसे मैं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि लाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, और इसे भी एक्सटेंड करूंगा तो आगे जाके दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। सो ऐसी लाइंस जिनको इनफाइनाइट तक कहीं पे लेके जाओ, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि ये बोर्ड की ये दोनों जो लाइंस हैं, बॉर्डर, ठीक है, बोर्ड इज अ प्लेन, प्लेन की बॉर्डर जो है वो लाइंस होती है, वो हम यूक्लिड्स डेफिनेशंस में स्टडी कर चुके हैं। तो ये दोनों लाइंस आप देखोगे तो ये दोनों लाइंस आप कितनी भी एक्सटेंड करो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सो दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो ये हो गई पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद क्या आता है? परपेंडिकुलर लाइंस। सो परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस में नेवर इंटरसेक्ट, एंड परपेंडिकुलर का भी आपको पता है, टू लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। दो लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती हो, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करे वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मिडल में ड्रॉ किया, मिडल में ही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए कोई यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता है। अगर जहां पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे 90 का एंगल बनता है तो वो कही जाती है परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, अगर परपेंडिकुलर है और एग्जैक्ट बीच में है लाइन सेगमेंट के, तो उसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो चलिए अब हम उसके आगे जाते हैं। जहां पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे 90 का एंगल बनना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। लाइन सेगमेंट, अब ये तो आप जानते ही हो, अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। लाइन का एक पार्ट, ये पूरी लाइन है, इसका कोई भी मैं एक पार्ट ले लेता हूं, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, जहां पे उसका एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये ही ले लेता हूं, इसके ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहा जाएगा? लाइन सेगमेंट। क्लियर? सो उसके बाद आगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल किसे कहा जाएगा? A line segment joining center of a circle, a line segment joining center of a circle and any point on the circle. ये सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल ये उसका सेंटर है। अब सेंटर में से सर्कल के किसी भी पॉइंट को, पॉइंट ऑन दी सर्कल को, किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, तो वो जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे वो सारे क्या कहलाएंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
center of a circle and any point on the circle is called radius of a circle. radius इनफाइनाइट मिलेंगी क्योंकि सर्कल के पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। हर एक को एक पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगी रेडियस। क्लियर। सो इसके बाद आगे लास्ट डेफिनेशन है स्क्वायर। स्क्वायर भी आप जानते हो, स्टैंडर्ड 8 में आता था, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो एंड सारे एंगल्स भी कैसे हो, इक्वल। इक्वल मतलब कैसे होने चाहिए, राइट एंगल, इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में से 1 मार्क का पूछ सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये 5 ही पूछ सकते हैं। राइट एंगल की पूछ सकते हैं आपको, क्वाड्रिलेटरल की पूछ सकते हैं, जो आप प्रीवियसली स्टडी कर चुके हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन 2 फिनिश। अब इसके बाद आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको ये अपनी फेयर बुक में लिख लेना है, जो भी बोर्ड में मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, ठीक से ये रफ वर्क है वो तो मैं निकाल देता हूँ, जो रखता हूँ खत्म, टॉपिक खत्म होने तक वो सब आपको फेयर बुक में लिखना होता है मेथड वाइज। ठीक है, वो आप 8th में पढ़ चुके हो, आपको पता है। सो आगे वीडियो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन में 2 पोस्टुलेट्स गिवन है, वो मैं रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। अगर आप कहीं पे भी पूरे प्लेन में कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लोगे ए एंड बी, तो तीसरा एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही सी जो इन दोनों के बीच में हो। इट इज ट्रू, पोस्टुलेट है। एंड सेकंड पोस्टुलेट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन दी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। अगर आपको एक लाइन पे ना हो ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो मिनिमम 3 पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे, क्योंकि आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो उसमें एक लाइन पास हो ही जाएगी। क्लियर। सो पहली पोस्टुलेट जो है वो 3 कोलिनियर पॉइंट्स के लिए है, एक ही लाइन पे हो ऐसे, और दूसरी पोस्टुलेट जो है वो कोलिनियर ना हो उनके लिए है। तो अब नीचे क्या पूछा है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं, तो सबसे पहला आंसर मैं उसका दूंगा यस। इन गिवन पोस्टुलेट्स 2 अनडिफाइंड टर्म्स। कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं इसमें, एक है पॉइंट एंड दूसरा है लाइन। पॉइंट एंड लाइन ये दोनों अनडिफाइंड टर्म है। मैथमेटिक्स में, जियोमेट्री में इन दोनों की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप समझा सकते हो, लेकिन इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर उसी में आगे पूछा है, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, या श्योर रिलेटेड है, क्योंकि पहली जो है वो 3 कोलिनियर के लिए है, दूसरी 3 जो है वो नॉन कोलिनियर के हैं। सो यस, दे आर कंसिस्टेंट। सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा, विथ ईच अदर लिखो तो भी चलता है। फिर आगे, डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। क्या वो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स से रिलेटेड हैं? सो यहाँ पे आएगा नो, they are related to axioms 5.1। वो किसको रिलेटेड है? एक्सियोम्स 5.1। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब इसके रिलेटेड ये आगे आएगा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, समझना होता है।
अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आईएमपी है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट सी जो है वो लाइज करता है टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, ऐसे लाई करता है जैसे ए सी एंड बी सी का डिस्टेंस इक्वल होता है, मतलब सी पॉइंट जो है वो ए से जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे बी से है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, दो पॉइंट्स ले लेता हूँ ए एंड बी, तो उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा सिलेक्ट करूंगा जिससे ए सी एंड बी सी का डिस्टेंस इक्वल हो, ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा है। हियर सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, एंड और भी एक चीज कही है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा है। क्या कहा है? ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, यूक्लिड का एक्सियम 1 याद कीजिए, यूक्लिड का एक्सियम 1, इक्वल थिंग में अगर इक्वल ऐड करे तो जो आंसर मिलता है होल आर इक्वल, ठीक है। सो दोनों साइड में ये दोनों इक्वल हैं, ए सी एंड बी सी आर इक्वल, तो अब दोनों साइड में मैं इक्वल ऐड करता हूँ, मतलब ए सी ही ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? ए सी, ए सी इक्वल सॉरी, एक बार ए सी है, दूसरी बार ए सी में ऐड करूंगा एक्सियम्स 1 के हिसाब से, इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ब्रैकेट में किसी को रीजन लिखना है तो लिख देना है एक्सियम्स 1। अब ए सी प्लस ए सी क्या होगा? 2ac, ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? 2ac एंड इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब डायग्राम में फिगर में देखो, ए सी प्लस बी सी जो है वो कोइंसिडेंट है, किसको है? कोइंसिडेंट किसको है? ए बी को। तो ऐसा भी एक एक्सियम्स आ गया है, एक्सियम्स नंबर शायद 3 या 4 है, ठीक है। सो थिंग्स विच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ए सी प्लस बी सी जो है, ए सी प्लस बी सी पूरा जो है वो ए बी को इक्वल हो जाता है। किसको इक्वल हो जाता है? ए बी। सो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। क्लियर? यहाँ पे एक्सियम नंबर 4 अप्लाई हुआ। ब्रैकेट में रीजन लिखना हो तो लिख देना, हर बार लिखना जरूरी नहीं है। अब उसके बाद आगे हमें चाहिए ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। आप सिंपल भी जानते हो, 2 को उधर लेके जाओ, डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन इससे बेटर है हम एक्सियम्स का ही यूज करें। लास्ट एक्सियम्स ऐसा कहता है कि हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ द इक्वल थिंग्स आर इक्वल, मतलब इक्वल जो चीजें हैं उनका हाफ करोगे तो इक्वल होगा, तो दोनों का हाफ करो। सो देयरफॉर 2ac अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 ab। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, देयरफॉर ac इक्वल्स टू 1/2 ab एंड दैट इज प्रूव्ड, सम इज ओवर। क्लियर है? समझ में आ गया? पहले ac इक्वल्स टू bc गिवन है, एक्सियम्स ऐसा कहता है कि दो चीजें इक्वल हैं। अब अगर आप उसमें कुछ इक्वल ऐड करते हो तो होल भी क्या होता है? इक्वल। तो मैंने दोनों साइड ac ऐड कर दिया, इधर भी एक ac था, दूसरा ac ऐड किया, इधर bc था, उसमें ac ऐड किया, तो ac प्लस ac हो जाएगा 2ac एंड ac प्लस bc। डायग्राम के ऊपर से देख लो, ac प्लस bc का क्या हो जाएगा? फुल। ये ac bc इन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो पूरा ab बन जाएगा। सो ab, फिर दोनों साइड हाफ कर दिया तो ac इज इक्वल्स टू 1/2 ab। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट c इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ ab। क्वेश्चन 4 में c जो है वो ab का क्या होगा? मिड पॉइंट। वो तो आपको समझ में आ गया। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ऐसा प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट के पास वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन 4 में से हमें क्या मिला? दो रिजल्ट मिले। एक तो C इज अ बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, C जो है वो A एंड B के बीच में है, एंड AC इक्वल्स टू BC। ये दो चीजें हमारे पास क्वेश्चन 4 में से है, तो C जो है वो मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। अब अगर पॉसिबल है तो ऐसा एज्यूम करो, इफ पॉसिबल एज्यूम दैट B इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। C तो है ही मिड पॉइंट, क्वेश्चन 4 में हमें पता चल गया C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप एक और
एज्यूम करो, क्या एज्यूम करोगे? डी। डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्वेश्चन 4 के हिसाब से डी अगर मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो हमने सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी था, तो ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी प्रूव किया था। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए डी इक्वल्स टू 1/2 ए बी मिलेगा ना क्वेश्चन 4 के हिसाब से। ए डी इक्वल्स टू 1/2 ए बी मिला, लेकिन हम जानते हैं ए सी इक्वल्स टू क्या है? 1/2 ए बी। तो देखिए एक्सियम 1 हमें ऐसा कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये देखिए ए डी जो है वो 1/2 ए बी को इक्वल है, ए सी जो है वो भी 1/2 ए बी को इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ ए डी इक्वल्स टू ए सी, मतलब डी इक्वल्स टू सी, मतलब मिड पॉइंट कितने हैं? एक ही है। क्लियर? सम इज ओवर। सो आगे का पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। ये फिगर आपको गिवन है हियर। पहले तो आपको गिवन क्या है वो लिख लो। गिवन है AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। अब AC इक्वल्स टू BD है, आपको प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD। तो देखिए एक्सियोम्स ऐसा कहता है कि कोइंसिडेंट होती है जो चीजें एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कोइंसिडेंट होती है, वो एक दूसरे को कैसी होती है? इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं AC लूंगा, तो AC जो है वो एक्चुअली दो सेगमेंट से बना हुआ है, AB एंड BC। तो मैं यहाँ पे AC की जगह पे लिखूंगा AB प्लस BC। क्या लिखूंगा? AB प्लस BC इक्वल टू का इक्वल टू, ये इक्वल टू वापस आया। वैसे ही BD में ध्यान से देखूंगा तो BD वैसे कौन से दो सेगमेंट से बना हुआ है? यस, BC प्लस CD। तो ये हो गया BC प्लस CD। अब देखिए ये दोनों पूरा सेंटेंस जो है, ये पूरी साइड जो है वो एक दूसरे को इक्वल है। तो यूक्लिड का एक एक्सियम ऐसा भी कहता है कि अगर सेम थिंग में से आप इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल्स हैं, इसमें से इक्वल आप सब्ट्रैक्ट करो, मतलब दोनों साइड में BC सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्या सब्ट्रैक्ट करता हूँ? BC। देखिए AB प्लस BC था, उसमें से मैं BC सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इक्वल टू का इक्वल टू, BC प्लस CD था, उसमें से भी मैं BC सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये प्लस BC माइनस BC कट हो जाएगा, तो इधर बचेगा AB। इक्वल टू का इक्वल टू, इधर भी BC माइनस BC कट हो जाएगा, तो बचेगा CD। AB इक्वल्स टू CD एंड दैट इज प्रूव। एकदम सिंपल से सम है। अब आगे जो चीजें हैं उसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, why in axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth। यूक्लिड के एक्सियोम्स जो हमने लिखवाए हैं उसमें 5th एक्सियोम को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए सिंपल रीजन ये है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कि वो एक्सियम कुछ ऐसा है, द होल इज द पार्ट, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा जो है वो पार्ट से बड़ा होता है। अब ये तो ऑब्वियस चीज है। यूनिवर्सल ट्रूथ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाओ, पूरे यूनिवर्स में कोई भी जगह पे आप जाओ, वहां पे ये ट्रूथ ही रहेगा। होल जो है वो पार्ट से ग्रेटर देन ही रहेगा। होल इज अ ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। वो लिखने की जरूर नहीं है, डिस्कशन है, आगे भी डिस्कशन है। अब हमने जो यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट जो स्टडी की थी ना, वो यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट का अनदर वर्जन भी है, अनदर वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट। अब यहाँ पे क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। इट इज ऑल्सो 5th पोस्टुलेट जो है उसके ऊपर से, मतलब वो जो हमने स्टडी किया था याद है, मतलब जहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 2 राइट एंगल से कम होगा, वहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसको आप ध्यान से स्टडी करो तो इसका मतलब ये हुआ
कि टू राइट एंगल से कम हो वहां पे लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, टू राइट एंगल से ज्यादा हो उस साइड में लाइन नहीं करती इंटरसेक्ट। तो अगर दोनों साइड टू राइट एंगल्स हो तो दोनों साइड इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वहां से पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन स्टार्ट हुई, वहां से पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट जो है वो आने लगा। सो फिफ्थ पोस्टुलेट को अदर वर्ड्स में ऐसे कहा जाता है, फॉर एवरी लाइन P, फॉर every line P, for every line P and for every point, sorry for every line L है, for every line L and for every point P, for every point P नॉट लाइंग ऑन एल, मतलब पॉइंट पी जो है वो लाइंग ऑन एल नहीं है, नॉट लाइंग ऑन एल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M which passes through P and parallel to L। अब उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके ये लिखा हुआ है, एक्चुअली उसका आप ऐसे मीनिंग समझो तो ये होगा जैसा मैंने आपको समझाया कि 180 से कम होगा वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे भी 180 हो, दोनों साइड 180 हो, तो वो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट, दोनों में से कोई भी साइड इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कैसी होगी, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? सो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 1 जो है वो आपको यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का अनदर वर्जन लिखना है, वो आप ये लिख लेना। एंड उसमें क्वेश्चन 2 यही पूछा है कि उसमें से पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, देन वो यस आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन लिखने की जरूर नहीं है, यही आंसर आएगा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 में, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 5 एकदम इजी था, मार्क्स कंटेन करने वाला चैप्टर है, आप इसमें से इजीली मार्क्स जो है वो ले सकते हो। सो 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया है, सो ध्यान से देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।